अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड बायोलॉजी के हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डिफरेंट टेक्निक्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे इससे पहले लेक्चर में हमने सेल फ्रैक्शनेशन को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड से डिफरेंशियल स्टैनिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, माइक्रो डाइसेक्शन को डिस्कस करेंगे, टिश्यू कल्चर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्रोमेटोग्राफी। इन 4 टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्टैनिंग। तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्टैनिंग का मतलब। स्टेन का मतलब होता है दाग, कलर लगाना, दाग लगाना, इसे कहते हैं स्टेन। अब डिफरेंशियल स्टैनिंग, यहाँ बायोलॉजी के अंदर स्टैनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझने जा रहे हैं। मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट। हमारा जो सेल है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर हम माइक्रोस्कोप में, गौर से सुनिएगा, अगर हम माइक्रोस्कोप में इन ट्रांसपेरेंट चीज़ों को देखने जाएंगे तो क्या वो हमें क्लियरली नजर आएंगे? जवाब है नहीं। तो माइक्रोस्कोप में हमें वो क्लियरली वो चीज़ें नजर नहीं आएंगी। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज स्ट्रक्चर वेरियस कलर डाई आर अप्लाइड। तो इन स्ट्रक्चर को अलग करने के लिए कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुझे माइटोकॉन्ड्रिया से अलग नजर आए। राइबोसोम जो है वैसे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि ये राइबोसोम मुझे दूसरे ऑर्गेनिल से अलग नजर आए, न्यूक्लियस मुझे साइटोप्लाज्म से अलग नजर आए, तो इसके लिए क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए वेरियस कलर डाइज आर अप्लाइड। मुख्तलिफ किस्म के कलर डाई जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सच टेक्निक आर कॉल्ड स्टैनिंग टेक्निक। उन किस्म की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस किस्म की टेक्निक को हम कहते हैं स्टैनिंग टेक्निक, ताकि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो सेल की चीजें हैं वो हमें कलरफुल नजर आए। When only one stain such as बोरेक्स कैरामाइन, जब स्टेन क्या होगा, एक स्टेन यूज होगा, when only one stain such as, एग्जांपल के तौर पे क्या, बोरेक्स कैरामाइन, that stain nucleus is used, it is called single staining। भाई अगर एक ही कलर इस्तेमाल हो रहा है, बात वक्त क्या है, सेल को रंगने के लिए हम बहुत सारे कलर जो है वो अलग अलग करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं अगर हम एक ही कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहलाता है सिंगल स्टैनिंग। और सिंगल स्टैनिंग की एग्जांपल क्या है, बोरेक्स कैरामाइन। बोरेक्स कैरामाइन किसको कलर करने में इस्तेमाल आता है, दैट स्टैन न्यूक्लियस। वो सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको स्टैन करने में काम आता है। तो ये भी आपने एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बोरेक्स कैरामाइन जो होता है वो न्यूक्लियस को स्टैन करने में काम आता है। When two stain, one that will stain nucleus, hematoxylin, and other that will stain cytoplasm, eosin, are used. The process is called double staining or differential staining. याद रखिएगा, अगर 2 स्टेन इस्तेमाल कर, भाई एक स्टेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल स्टैनिंग टेक्निक कहला रही थी, लेकिन अगर 2 स्टेन इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 अलग अलग किस्म के कलर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसे डबल स्टैनिंग या डिफरेंशियल स्टैनिंग भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल में क्या है, हेमेटॉक्सिलिन जो क्या करता है, वन दैट विल स्टैन न्यूक्लियस। ये हेमेटॉक्सिलिन याद रखना है, डबल डिफरेंशियल टेक्निक के अंदर हेमेटॉक्सिलिन किसको स्टैन करता है, तो आपका जवाब होगा हेमेटॉक्सिलिन जो होता है वो न्यूक्लियस को स्टैन करता है और एओसिन जो होता है वो साइटोप्लाज्म को क्या करता है, स्टैन करता है। अब ये था डिफरेंशियल स्टैनिंग। डिफरेंशियल स्टैनिंग के बाद हम आते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डाइसेक्शन का मतलब तो सबको पता होगा, कट करना। माइक्रो डाइसेक्शन का मतलब एक ऐसी डाइसेक्शन जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, नॉर्मल आंखों से हमें ये डाइसेक्शन नजर ना आए, नॉर्मल आंखों से ये डाइसेक्शन जो है हम ना कर सकें। तो अब देखो क्या होगा, माइक्रो डाइसेक्शन रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ टेक्निक वेयर अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू असिस्ट इन डाइसेक्शन। भाई माइक्रो डाइसेक्शन में इतना बारीक डाइसेक्शन होगा जो हम नॉर्मल आंखों की मदद से नहीं कर सकेंगे। इसमें क्या होगा, मुख्तलिफ टेक्निक इन्वॉल्व होंगी जिसमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होगा। और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों होगा, क्योंकि वो डाइसेक्शन में मदद देगा। इट इज़ डन टू रिमूव ट्यूमर और ग्रेन्यूल फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू और सेल लाइक ब्रेन, हार्ट एंड नर्व सेल। ये टेक्निक जो इस्तेमाल होती है, इट इज डन टू रिमूव ट्यूमर, ट्यूमर को रिमूव करने के लिए,
और ग्रेन्यूल फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू, बहुत नाजुक टिश्यू जो हैं, मिसाल के तौर पर ब्रेन सेल, मिसाल के तौर पर हार्ट, नर्व सेल, ये जो चीज़ें हैं वो बड़े नाजुक से होते हैं। तो उसमें क्या होता है, नाजुक टिश्यू या ट्यूमर को निकालने के लिए टेक्निक इस्तेमाल होती है, मिसाल के तौर पर ब्रेन, हार्ट एंड नर्व सेल। इन दिस टेक्निक द इमेज इज सीन ऑन लार्ज टीवी स्क्रीन और मॉनिटर वाइल डायसेक्टिंग। इस टेक्निक के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्कोप लगा हुआ होगा और आपको बहुत बड़ी स्क्रीन पर जो है वो उसकी क्या हो रही होगी, इमेज नजर आ रही होगी, और उस इमेज की मदद से आप क्या कर सकेंगे, बारीक सी डायसेक्शन कर सकेंगे, जिस चीज़ को निकालना है कट करके आप निकाल सकेंगे। अब तीसरी टेक्निक हमारे पास है टिश्यू कल्चर। ग्रोथ ऑफ अ सेल और टिश्यू ऑन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। भाई टिश्यू कल्चर का मतलब क्या, भाई टिश्यू तो आपको पता है सिमिलर सेल की कॉम्बिनेशन का नाम है, उसको कल्चर करेंगे मतलब हम इसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो हमने कहा ग्रोथ ऑफ अ सेल, टिश्यू कल्चर के अंदर या तो एक सेल ले लो, वो एक सेल से बहुत सारे सेल बनाएंगे, या टिश्यू और अ टिश्यू, कोई एक टिश्यू ले लेते हैं, उस टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू बनाएंगे। ऑन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम, एक ऐसे मीडियम के अंदर जिसमें कौन कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो हमें पहले से मालूम होगा। अंडर स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन का मतलब उसमें कोई जरासीम वगैरह ना हो, वरना हमारा वो टिश्यू तो क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंचेगा, टिश्यू तो ज़ाया हो जाएगा। तो उस पूरी टेक्निक को हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर। तो इसमें एक सेल या एक टिश्यू को हम एक ऐसे मीडियम में जिसमें केमिकली डिफाइन यानी कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं वो हमें पहले से मालूम होते हैं, स्टेराइल कंडीशन के अंदर हम इसको क्या कराएंगे, ग्रो करवाएंगे। दिस टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ये टेक्निक जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों पे अप्लाई होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में क्या होगा, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग इज मेनली यूज फॉर प्लांट क्लोनिंग। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग जो है वो मेनली किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, प्लांट क्लोनिंग के लिए। अब प्लांट क्लोनिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। इसमें जो होंगे ऐसे पौधे जो जेनेटिकली, फिजिकली तो एक जैसे होंगे सारे, लेकिन जीन तक भी उनका जेनेटिकली डीएनए तक भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग की हमें ज़रूरत कैसे पड़ती है कि भाई वो पौधा जो बहुत ज़्यादा फ्रूट देता है, बहुत ज़्यादा फ्लावर देते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे ही पौधे हों सारे, क्योंकि हर पौधे की जेनेटिक्स तो अलग अलग है ना। लेकिन एक पौधा है जो बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे फल देता है सालों साल, बहुत सारे फ्लावर्स में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो हमने क्या किया, उसके कुछ टिश्यू निकाले और उसको टिश्यू कल्चर के लिए भेज दिया। और मकसद है कि इस जैसे बहुत सारे आइडेंटिकल छोटे छोटे हम क्या कराएंगे, प्लांट्स बनाएंगे, ताकि हम बहुत सारा फ्रूट आगे जाकर उससे हासिल कर सकें। जबकि एनिमल टिश्यू के अंदर क्या मकसद होता है, एनिमल टिश्यू कल्चर इज यूजुअली सेट अप बाय ग्रोइंग इंडिविजुअल सेल टू फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल over the surface of a glass container. Animal tissue culture are used to see any abnormality in the cell, cancer, chromosomal disorder. भाई एनिमल टिश्यू के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एनिमल टिश्यू हमने ले लिया, एक इंसान का टिश्यू ले लिया और इंसान इतने सारे बना दिए, वहाँ फिलहाल ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो एनिमल के अंदर, इंसानों के अंदर ये टेक्निक किसके लिए इस्तेमाल होती है, टू आइडेंटिफाई, क्या करना, एबनॉर्मलिटी इन द सेल। सेल के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। भाई मिसाल के तौर पे एक ट्यूमर निकला, हमने क्या किया, ऑपरेशन के दौरान उस ट्यूमर के कुछ सेल निकाले, उस सेल निकाले उसको कल्चर के लिए छोड़ दिया, उस सेल से बहुत सारे सेल बने। अब बहुत सारे सेल बने तो अब उसको माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे कि कहीं उसमें कोई क्रोमोसोम का मसला तो नहीं है, क्या ये सेल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्या ये सेल कैंसर वाले तो नहीं है। तो उसकी पहचान टिश्यू कल्चर के जरिए होती है। तो हमने कहा एनिमल टिश्यू कल्चर is usually set up by growing individual cell, इसमें इंडिविजुअल सेल को हम ग्रो करवाएंगे टू फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। उसके अंदर जो है वो उस जैसे बहुत सारे सेल की लेयर बनेगी ओवर द ग्लास कंटेनर। एक ग्लास स्लाइड होती है ना जो माइक्रोस्कोप में हम देखने के लिए, इसी तरीके से एक ग्लास कंटेनर है, उसके सरफेस पर एक पूरी लेयर बन जाएगी। एनिमल टिश्यू कल्चर आर यूज टू सी एनी एबनॉर्मलिटी इन द सेल, और इसका मकसद होता है कि भाई सेल के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है, वो पहचानना जो है वो मकसद होता है। मिसाल के तौर पर कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वगैरह पहचानने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर का मकसद क्या है, तो आप कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। और एनिमल टिश्यू कल्चर का मकसद क्या है, टू सी एनी एबनॉर्मलिटी इन द सेल, मिसाल के तौर पर कैंसर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक की, फेडरल बोर्ड की हम बात करेंगे। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। भाई क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें आपको मुख्तलिफ केमिकल्स का मिक्सचर दे दिया जाएगा, और वो उस मुख्तलिफ केमिकल का जो मिक्सचर होगा ना, उस मिक्सचर को हम क्रोमेटोग्राफी के जरिए क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे।
It is generally used for the separation of mixture of protein, amino acid, photosynthetic pigment. ये टेक्निक किसके लिए इस्तेमाल होती है? यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड और फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो पिगमेंट्स होते हैं ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सारे उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं. सबसे पहले हम यहाँ जो हमारे कोर्स में शामिल है, यानी फेडरल बोर्ड के जो कोर्स में शामिल है, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसका प्रैक्टिकल भी शामिल है आपकी कोर्स में. पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक. भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, ये सबसे सिंपल है और सबसे ज़्यादा कॉमनली यही इस्तेमाल होती है. इट इन्वॉल्व 2 फेजेस. इसके अंदर 2 फेजेस हैं. एक है स्टेशनरी फेज विच इज सेलुलोस फिल्टर पेपर, एंड मोबाइल फेज इज सॉल्वेंट इन विच सैंपल मिक्सचर इज डिसॉल्व. अब देखो भाई होगा क्या, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रख के बताता हूँ. भाई एक कागज़ होगा जिसे कहते हैं क्रोमेटोग्राम. क्या कहते हैं? एक पेपर है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम. अब हमें एक मिक्सचर दे दिया जाएगा. अब वो मिक्सचर जो है ना, हमने क्या किया, यहाँ हमने बहुत सारा इसको क्या करवा दिया, एब्जॉर्ब कर लिया. मैं थोड़ा सा कैमरे को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ. अब इसको जो है हमने क्या किया, बहुत सारा जो फोटोसिंथेटिक था ना, आप बहुत जो है वो मिक्सचर आपको दे दिया गया. उस मिक्सचर को आपने इसको क्या करवाया, एब्जॉर्ब करवाया. अब एब्जॉर्ब करवाने के बाद क्या किया, इस पेपर को आपने क्या किया, डिप किया. इस पेपर को क्या किया, एक सॉल्वेंट के अंदर डिप कर दिया, अल्कोहल के अंदर मिसाल के तौर पर डिप किया. तो ये अल्कोहल को तेजी से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा. क्योंकि क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना, पेपर को बहुत अच्छे से मुख्तलिफ चीज़ों को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है. तो पहले आपने जो मिक्सचर था उसको एब्जॉर्ब करवा दिया. एब्जॉर्ब करवाने के बाद आपने क्या किया, सॉल्वेंट के अंदर इसको डिप किया. तो जैसे ही ये सॉल्वेंट के अंदर डिप किया, ये अल्कोहल जो है वो तेजी से क्या हुआ, इसने एब्जॉर्ब करना शुरू किया. और जैसे ही ये यहाँ पहुंचा तो ये मिक्सचर जो था इसके अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया. और ये मिक्सचर भी क्या होना शुरू हो गया, ये जो सारे मिक्सचर था ना, इस मिक्सचर के अंदर जो वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, बहुत सारे पिगमेंट मौजूद थे. अब इस सॉल्वेंट के अंदर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गए. अब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ कि ये सॉल्वेंट आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ. तो इसके अंदर ये पिगमेंट भी जो था, ये पिगमेंट भी क्या था, डिसॉल्व हो चुका था. अब डिसॉल्व होने के बाद हर पिगमेंट की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है. हर पिगमेंट की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है. तो डिसॉल्व होने के बाद कोई पिगमेंट आगे तक पहुंच पाता है जो कि डॉट की शक्ल में नजर आ रहा है, कोई पिगमेंट थोड़ा पीछे रह जाता है, कोई पिगमेंट और ज़्यादा पीछे रह जाता है. यानी एक ही मिक्सचर था, ये हमें अलग अलग कलर की शक्ल में क्या होना शुरू हो गया, नजर आना शुरू हो गया. इस तरीके से हमने क्या किया, इस मिक्सचर से हमने क्या किया, अलग अलग कंपाउंड को क्या कर लिया, अलग किया. क्योंकि उनकी जो ट्रेवल करने की, जो सॉल्वेंट के साथ जो ट्रेवल करने की जो स्पीड थी, ये क्या थी, अलग अलग थी. तो अब देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक. बहुत सिंपल है और मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है. इट इन्वॉल्व 2 फेजेस. इसके अंदर 2 फेजेस हैं. स्टेशनरी फेज है विच इज सेलुलोस फिल्टर पेपर, जिसमें जो है वो सेलुलोस का जो फिल्टर पेपर है. एंड मोबाइल फेज इज सॉल्वेंट. मोबाइल फेज जो है वो सॉल्वेंट है, यानी जिसके अंदर हम जो है वो जो अल्कोहल आ रहा था ना, अल्कोहल के अंदर जो डिप कर रहे थे वो सॉल्वेंट के तौर पर अल्कोहल काम आ गया मिसाल के तौर पर. इन विच सैंपल मिक्सचर इज डिसॉल्व. सैंपल मिक्सचर जो है वो डिसॉल्व हुआ. व्हेन द सॉल्वेंट ट्रेवल ओवर द पेपर, वो ट्रेवल करना शुरू हुआ. द मिक्सचर सैंपल बिगिन टू सेपरेट एज डॉट. और ये क्या होना शुरू हो गया, अभी मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था कि मिक्सचर जो था वो डॉट की शक्ल में सेपरेट होना शुरू हो गया एट डिफरेंट प्लेसेस पर ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू देयर अफिनिटी. क्योंकि हर एक की जो ट्रेवलिंग की, जो हर केमिकल कंपाउंड की जो ट्रेवलिंग की जो अफिनिटी होती है, सलाहियत जो होती है, वो अलग अलग होती है. दिस पेपर इज देन कॉल्ड क्रोमेटोग्राम. और जो पेपर यहाँ इस्तेमाल होता है उसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं. इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और डिफरेंट टेक्निक्स को जो है वो हम डिस्कस करने जाएंगे. तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.